हाय गाइस, स्वागत है चैनल पे। तो आज आरसीएम पार्ट 3 लेके आए हैं हम आपको। मैंने आपको बताया था जैसे कि पार्ट 4 में ये सारे चैप्टर कवर हो जाएंगे, तो आज पार्ट 3 है रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म पार्ट 3। अगर बेसिक जानना है आपको तो पार्ट 1 पार्ट 2 आप देख लो, फिर आप पार्ट 3 पे आना। मैंने आपको बता चुका है कि रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म क्या होता है। देखो, एक तो होता है फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म और एक होता है रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। इसको नॉर्मल स्कीम कहते हैं, ये नॉर्मल लेवी स्कीम होता है, और ये रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म ये नॉर्मल लेवी स्कीम नहीं होता है। फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में क्या होता है, टैक्स कलेक्ट करने की जिम्मेदारी वैसे तो देखिए टैक्स कलेक्ट करने की जिम्मेदारी तो सरकार को होती है, लेकिन जब आप इनडायरेक्ट टैक्स देते हो तो ये जिम्मेदारी कुछ लोगों को अलॉट कर दी जाती है, क्योंकि इनडायरेक्ट टैक्स में लगभग सारे लोग इनडायरेक्ट टैक्स में कवर होते हैं। डायरेक्ट टैक्स में कुछ ही लोग कवर होते हैं, ठीक है। इनडायरेक्ट टैक्स में लगभग सारे लोग कवर हो जाते हैं। तो इतने सारे लोगों से गवर्नमेंट को टैक्स कलेक्ट करना बहुत मुश्किल होता है, तो गवर्नमेंट चुनिंदा लोगों को अलॉट कर देती है जो गवर्नमेंट के बिहाफ पे टैक्स कलेक्ट करते हैं। तो फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में क्या होता है कि टैक्स कलेक्ट करने की जिम्मेदारी सप्लायर की होती है। मैंने आपको बताया हुआ है, टैक्स कलेक्ट करने की जिम्मेदारी सप्लायर की होती है। अगर आपको कोई सप्लायर कोई सर्विस दे रहा है, तो आपको सर्विस देता है तो दो तरीके के चार्ज करता है, उस पर दो तरीके कॉस्ट चार्ज करता है। एक तो कॉस्ट प्राइस और प्लस जो टैक्स बना। तो आप दो तरीके का अमाउंट आपने सप्लायर को दे दिया, तो कॉस्ट प्राइस तो खुद ही रखेगा और टैक्स वो सरकार को जमा कर देगा। तो फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में टैक्स कलेक्ट करने की जिम्मेदारी सप्लायर की और सरकार को पे करने की भी जिम्मेदारी किसकी, सप्लायर की। रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में जो सप्लायर आपको देगा, तो जितनी उसकी इनवॉइस वैल्यू होगी वो इनवॉइस वैल्यू में टैक्स नहीं जुड़ा होगा। तो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में आप सप्लायर को सिर्फ पैसे दोगे, कॉस्ट प्राइस दोगे, सिर्फ पैसे दोगे। जो इनवॉइस वैल्यू होगा उसमें टैक्स नहीं जुड़ा होगा। यानी कि रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में टैक्स भरने की जिम्मेदारी रिसिपिएंट की होती है। फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में टैक्स कलेक्ट करने की जिम्मेदारी सप्लायर की और भरने की भी जिम्मेदारी सप्लायर की। रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में टैक्स भरने की जिम्मेदारी रिसिपिएंट की। जितना भी सर्विसेज उन्होंने सप्लायर से लिया, टैक्स भरने की जिम्मेदारी रिसिपिएंट की होगी, ठीक है ना। चलिए आगे की तरफ चलते हैं, शुरू करते हैं आज का क्लास। फिर आई होप आपको रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म समझ में आ गया होगा, बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो शुरू करते हैं आज का क्लास। हमारा पहला टॉपिक है सप्लाई ऑफ सर्विस बाय जीटीए। सप्लाई ऑफ सर्विस बाय जीटीए। हु इज द सप्लायर? जीटीए इन रिस्पेक्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन बाय रोड। अगर जीटीए किसी को सर्विसेज देता है, किसको? अगर जीटीए किसी को सर्विसेज देता है, किसको? किसको भी, बिजनेस एंटिटी हो गया या किसी को भी, अगर जीटीए किसी को सर्विस देता है, सप्लाई ऑफ सर्विसेज बाय जीटीए इन रिस्पेक्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन बाय रोड, तो क्या इस पर रिवर्स चार्ज लगेगा या फॉरवर्ड चार्ज लगेगा? तो ये देखते हैं हम। अगर जीटीए किसी को सर्विस दे रहा है, कौन सा सर्विस? इन रिस्पेक्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन बाय रोड, तो हम इस 5 कंडीशन को चेक करेंगे। अगर ये 5 कंडीशन सेटिस्फाई है, पहले क्या चेक करेंगे? अगर जीटीए ने किसी को सर्विसेज का सप्लाई किया है, गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी ने अगर किसी को सर्विसेज का सप्लाई किया है, समझ में आया? पहले ये 5 कंडीशन हम चेक करेंगे। 5 कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो गया, पांचों कंडीशन सेटिस्फाई हो गया। 5 कंडीशन क्या क्या है थोड़ी देर में डिस्कस करते हैं। अगर पांचों कंडीशन सेटिस्फाई हो गया, प्लस रिसिपिएंट जो है एक स्पेसिफाइड रिसिपिएंट हो गया। अब आप पूछिएगा स्पेसिफाइड रिसिपिएंट कौन हो गया? कंडीशन, 5 कंडीशन क्या है? पहले 5 कंडीशन देख लेते हैं। देखिए 5 कंडीशन ये है। एक तो जीटीए रजिस्टर्ड होना चाहिए, जीटीए हैज टेकन रजिस्ट्रेशन और ही हैज टेकन द ऑप्शन टू पे अंडर फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म। एक तो उन्होंने रजिस्ट्रेशन लिया हुआ हो, और दूसरा रजिस्ट्रेशन में क्या हो, उसके साथ साथ उन्होंने ऑप्शन चूज किया हो किसके अंतर्गत, कि फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में टैक्स पे करने के लिए, ठीक है। तीसरा क्या है कि टैक्स इनवॉइस इशू करते हो। चौथा टैक्स कलेक्ट करते हो, जीएसटी कलेक्ट करते हो एट एप्लीकेबल रेट। और पांचवा उन्होंने डिक्लेरेशन दे रखा हो एनेक्स्चर 3 में। अगर ये 5 कंडीशन सेटिस्फाई हुए, प्लस रिसिपिएंट इज स्पेसिफाइड रिसिपिएंट, तो आपको फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म लगेगा, ठीक है। यानी जीटीए
will have to pay tax to the government, यानी सप्लायर कौन है यहाँ? जीटीए. जीटीए has to pay tax to the government. याद रखिएगा, जीटीए के केस में कोई भी सर्विस सप्लाई होता है जीटीए द्वारा इन रिस्पेक्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन बाय रोड के द्वारा, ठीक है. कोई भी सर्विस सप्लाई अगर जीटीए कर रहा है तो पहले हम 5 कंडीशन को चेक करेंगे. 5 कंडीशन क्या क्या हुए? एक तो देखेंगे रजिस्ट्रेशन है कि नहीं है. अगर रजिस्ट्रेशन है तो आगे देखेंगे क्या उन्होंने फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म ऑप्ट कर रखा है. आंसर इज यस, तो आगे देखेंगे क्या वो टैक्स इनवॉइस इशू करते हैं. इफ आंसर इज यस तो हम देखेंगे क्या वो जीएसटी कलेक्ट करते हैं रिसिपिएंट से. इफ आंसर इज यस तो देखेंगे एप्लीकेबल रेट पे कलेक्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं. फिर आंसर इज यस तो फिर आगे देखेंगे क्या वो एनेक्सर 3 में डिक्लेरेशन उन्होंने दे रखा है. सारे आंसर यस हो गए. प्लस रिसिपिएंट जो है स्पेसिफाइड रिसिपिएंट हो गया. अब स्पेसिफाइड रिसिपिएंट कौन होता है आगे डिस्कस करते हैं. अगर ये सारे कंडीशन फुलफिल हो गए तो यहाँ फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म लगेगा, यानी सप्लायर स्लैश जीटीए हैज टू पे टैक्स टू द गवर्नमेंट, ठीक है, अंडर फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म. समझ में आया ये? आई होप आपको समझ में आ गया होगा. ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है. अब चलिए, एक या एक से अधिक जो 5 कंडीशन मैंने बताए हैं, कोई भी एक कंडीशन या एक से अधिक कोई भी कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हुए हैं, जैसे इफ वन और मोर कंडीशन डज नॉट सेटिस्फाइड, एक या एक से ज्यादा कंडीशन अगर सेटिस्फाइड नहीं है लेकिन रिसिपिएंट जो है स्पेसिफाइड रिसिपिएंट है, रिसिपिएंट इज स्पेसिफाइड रिसिपिएंट, तो यहां आरसीएम लग जाएगा. यहां क्या लगेगा? आरसीएम, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म यहां एप्लीकेबल हो जाएगा, यानी कि यहां टैक्स देने की जिम्मेदारी रिसिपिएंट की हो जाएगी. गॉट इट बच्चों? अब देखते हैं कि जो भी 5 कंडीशन है अगर सेटिस्फाई हो गया अच्छी बात है, सेटिस्फाई नहीं हो गया तो भी अच्छी बात है, लेकिन रिसिपिएंट स्पेसिफाइड रिसिपिएंट है नहीं, रिसिपिएंट जो है स्पेसिफाइड रिसिपिएंट है नहीं, उस केस में बच्चे एग्जम्प्ट हो जाएगा. समझ में आया? बहुत अच्छे से समझ में आया नहीं आया? चलिए मैं एक और बात बता रहा हूं आपको, ठीक है. मैंने आपको क्या बताया? जीटीए का केस में जीटीए का केस बताया, सर्विस सप्लाइड बाय जीटीए इन रिस्पेक्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन बाय रोड. इसमें मैंने आपको बताया कि पहले 5 कंडीशन चेक करने के लिए 5 कंडीशन मैंने उधर बताए हुए हैं, मैंने आपको बता भी दिया. 5 कंडीशन आपने चेक कर लिया, प्लस रिसिपिएंट इज स्पेसिफाइड रिसिपिएंट, तो फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म लगेगा, यानी कि जीटीए हैज टू पे टैक्स टू द गवर्नमेंट. इफ 5 कंडीशन में इफ वन और मोर कंडीशन डज नॉट सेटिस्फाई, प्लस रिसिपिएंट इज स्पेसिफाइड रिसिपिएंट, उस केस में रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लगेगा, यानी रिसिपिएंट हैज टू पे टैक्स टू द गवर्नमेंट. और अगर 5 कंडीशन सेटिस्फाई हैं और अगर नहीं भी सेटिस्फाई हैं लेकिन रिसिपिएंट जो है स्पेसिफाइड रिसिपिएंट नहीं है, वहां एग्जम्प्ट हो जाएगा. आई होप आपको समझ में आ गया. आगे चलते हैं. देखिए मैंने यहां स्पेसिफाइड रिसिपिएंट को लिख दिया है. कौन कौन होते हैं? एनी पर्सन रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी. स्पेसिफाइड रिसिपिएंट कौन हो गए? एनी पर्सन. कौन कौन हो गए? एनी पर्सन रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी, और दूसरा हो गया रजिस्टर्ड अनरजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म. देखो दोनों आ गया, यहाँ ध्यान रखने वाली बात है, रजिस्टर्ड अनरजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म, ठीक है. तीसरा आ गया कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, ठीक है, 3 बता दिए. चौथा कौन सा हो गया स्पेसिफाइड में? एनी बॉडी कॉर्पोरेट एस्टैब्लिश्ड अंडर एनी लॉ, ठीक है. 5वां कौन सा हो गया? फैक्ट्री रजिस्टर्ड अंडर 1948 फैक्ट्री एक्ट, ठीक है. 6ठा कौन सा हो गया? सोसाइटी रजिस्टर्ड अंडर सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860. और 7वां क्या हो गया? कोऑपरेटिव सोसाइटी एस्टैब्लिश्ड और अंडर एनी लॉ. ये सब क्या हो गए? स्पेसिफाइड रिसिपिएंट हो गए, जो मैंने पीछे आपको बताया है कि स्पेसिफाइड रिसिपिएंट कौन होते हैं, यही हो गया. समझ में आया? आगे की तरफ चलते हैं. देखिए सर्विस सप्लाइड बाय जीटीए इन रिस्पेक्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन बाय रोड टू दीज फॉलोइंग्स आर नॉट एप्लीकेबल फॉर आरसीएम, यानी कि इन केसेस में आरसीएम एप्लीकेबल नहीं होगा जब जीटीए सर्विसेज देगा इनको. किसको? डिपार्टमेंट या एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी, लोकल अथॉरिटी या गवर्नमेंट एजेंसी,
ठीक है, इस केस में आरसीएम नहीं एप्लीकेबल होगा। मैंने लिख दिया है विच हैज टेकन रजिस्ट्रेशन ओनली फॉर टीडीएस अंडर सेक्शन 51। इसका क्या मतलब हुआ कि नॉट फॉर मेकिंग टैक्सेबल सप्लाई, इन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं लिया है टैक्सेबल सप्लाई के लिए। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। आई होप जीटीए का केस आपको समझ में आ गया। ठीक है, यहां देखिएगा, सर्विस सप्लाई बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी टू बिजनेस एंटिटी। सर्विस सप्लाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी टू बिजनेस एंटिटी इन टैक्सेबल टेरिटरी। ठीक है, ध्यान रखिएगा ये बात, आरसीएम एप्लीकेबल होगा। जो भी सर्विस सप्लाई किया जा रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी के द्वारा, किसको? बिजनेस एंटिटी को, ये आरसीएम बेसिस पे टैक्सेबल होगा। यानी कि बिजनेस एंटिटी, जो भी सर्विस सरकार बिजनेस एंटिटी को दे रही है, तो बिजनेस एंटिटी हैज टू पे टैक्स ऑन दैट। किसको? बिजनेस एंटिटी हैज टू पे जीएसटी टू द गवर्नमेंट। ठीक है, इन 4 केसेस को छोड़ के, एक्सक्लूडिंग दीज 4 सर्विसेज, ये 4 सर्विसेज जो है ना बच्चों, एग्जम्पशन चैप्टर में आप बहुत अच्छे से पढ़ोगे। इन 4 सर्विसेज को छोड़ के अगर सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी अगर बिजनेस एंटिटी को कोई सर्विस दे रहा है, तो बिजनेस एंटिटी जो टैक्सेबल टेरिटरी में लोकेटेड है, वहां आरसीएम लग जाएगा। बिजनेस एंटिटी हैज टू पे टैक्स टू द गवर्नमेंट इन 4 केसेस को छोड़ के। ये एग्जम्पशन चैप्टर में पढ़ेंगे इन 4 केसेस को। ठीक है, कौन कौन से 4 केस? तो पहला है सर्विस बाय वे ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, जो भी पोस्ट सर्विसेज दे रहे हैं, या सर्विस इन रिलेशन टू एयरक्राफ्ट और पोर्ट, एयरक्राफ्ट या वेसल इनसाइड आउटसाइड द प्रीसिंक्ट ऑफ एयरपोर्ट और पोर्ट। ठीक है, कोई भी सर्विसेज गवर्नमेंट दे रहा है एयरपोर्ट के अंदर या पोर्ट के अंदर, ठीक है, या उसके आसपास के इलाके में, इन सर्विसेज को, प्लस ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स एंड पैसेंजर और रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। इन 4 सर्विसेज को छोड़ के कोई भी सर्विसेज सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी बिजनेस एंटिटी को देगा, तो उस पर आरसीएम एप्लीकेबल हो जाएगा। समझ में आया? अच्छा, इन 4 केसेस में क्या है, ये 5000 तक का लिमिट है, 5000 के बाद भी टैक्स इस पे भी लगता है, वो एग्जम्पशन चैप्टर में आपको अच्छे तरीके से बताएंगे। फिलहाल यहां आरसीएम समझने के लिए, ठीक है ना, इसका लिंक है एग्जम्पशन चैप्टर से। कोशिश करेंगे इस आरसीएम पार्ट के बाद, 4th पार्ट के बाद यही चैप्टर लाने का, और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इसमें एक नोट भी है, जैसे सर्विस बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी टू अनरजिस्टर्ड बिजनेस एंटिटी। अगर कोई भी सर्विस है सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी अगर अनरजिस्टर्ड बिजनेस एंटिटी को अगर देता है, तो क्या यहां एप्लीकेबल क्या होगा? आरसीएम एप्लीकेबल होगा? आंसर इज यस। अनरजिस्टर्ड बिजनेस एंटिटी को रजिस्ट्रेशन लेना होगा और उसके बाद टैक्स जमा करना होगा गवर्नमेंट को। समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। ये तो खैर सिंपल केसेस हैं। कोई भी म्यूजिक कंपोजर है, सर्विस सप्लाइड बाय म्यूजिक कंपोजर, कोई भी म्यूजिक कंपोजर है, फोटोग्राफर है या आर्टिस्ट है, अगर किसी को सर्विसेज दे रहा हो, किसको? म्यूजिक कंपनी को, प्रोड्यूसर को, कोई भी सर्विसेज देता है, ध्यान रहे वो ओरिजिनल वर्क होना चाहिए उसका, किसी का चुराया हुआ नहीं होना चाहिए, उस पे आरसीएम एप्लीकेबल हो जाएगा। यानी कि जो भी सर्विसेज म्यूजिक कंपोजर, आर्टिस्ट या फोटोग्राफर अगर इनको म्यूजिक कंपनी, प्रोड्यूसर वगैरह को देते हैं, ये टैक्सेबल है, आरसीएम बेसिस पे टैक्सेबल है। यानी कि म्यूजिक कंपनी और प्रोड्यूसर हैज टू पे टैक्स टू द गवर्नमेंट अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। समझ में आया? आगे देखते हैं। सेम केस है, ये ऑथर का केस है। ऑथर अगर ये सर्विसेज दे रहा है किसको? पब्लिशर को, लोकेटेड इन टैक्सेबल टेरिटरी, ये भी आरसीएम हो जाएगा। मेक श्योर इसका भी वर्क ओरिजिनल होना चाहिए, किसी का चुराया हुआ नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, किसी का चुराया हुआ नहीं होना चाहिए। अगर ये अपने सर्विसेज इसको दे रहा है, इसको यूज करने का परमिशन दे रहा है पब्लिशर को, मेक श्योर उसका ओरिजिनल वर्क होना चाहिए, किसी का चुरा के ना दे दे पब्लिशर को, ठीक है। उस केस में आरसीएम बेसिस पे टैक्सेबल होगा। यानी पब्लिशर हैज टू पे टैक्स टू द गवर्नमेंट, ठीक है। अच्छा, एक और बात, ऐसा क्यों किया गया है?
ऐसा क्यों किया गया है फिर मैं आपको समझाता हूं। यूट्यूब, टिकटॉक, इंस्टा के जमाने में आजकल म्यूजिक कंपोजर बहुत हो गए, ऑथर भी बहुत सारे हो गए, लगभग बहुत सारे हो गए। अब आइडेंटिफाई 1 अरब 40 करोड़ के पॉपुलेशन में आइडेंटिफाई करना म्यूजिक कंपोजर को बहुत मुश्किल होता है। उसके बनस्पत जो पब्लिशर है उसका आइडेंटिफिकेशन बहुत आसान है। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं, बाबा रामदेव का कोई स्टोर है, आप वहां दवा लेने जाते हो, तो दवा जब आप लेते हो तो आप उसको क्या क्या देते हो, टैक्स भी देते हो और दवा के पैसे भी देते हो। अब एक दुकानदार जो आपसे टैक्स कलेक्ट कर रहा है, भाई आप भी तो टैक्स दे सकते हो। भाई जो दवा लेने आता है वो भी तो टैक्स दे सकता है सरकार को, जो प्रोडक्ट उसने खरीदा दुकान से। वहां दुकानदार को ही पैसे और टैक्स क्यों दे के आता है? क्योंकि दुकानदार, पब्लिक तो बहुत ज्यादा है लेकिन दुकानदार कम होंगे, उनकी आइडेंटिफिकेशन, शॉपकीपर की आइडेंटिफिकेशन जल्दी की जा सकती है। तो आरसीएम एप्लीकेबल करने का यही मोटिव है कि जिसकी आइडेंटिफिकेशन सरल तरीके से हो जाए, जिसको पकड़ना आसान हो जाए, उसी पे टैक्स लगा दो। अब म्यूजिक कंपोजर देखे पीछे में पढ़ा आपने, म्यूजिक कंपोजर तो आजकल बहुत सारे हो गए, समझ में आया? म्यूजिक कंपोजर को सरकार को पकड़ने में आसानी होगी या म्यूजिक कंपनी को? तो म्यूजिक कंपनी को, तो सरकार ने उसी पे टैक्स लगा दिया। जैसे आप केबीसी में कौन बनेगा करोड़पति खेलते हो ना केबीसी में, तो जो भी आपको अमाउंट देते हैं, जैसे 1 करोड़ आप जीत गए वहां से, तो अमाउंट आपको टीडीएस काट के ही मिलता है, यानी कि 30% का टीडीएस आपसे काट लेते हैं। 70 लाख का लगभग आपको अमाउंट मिलता है, फिर उसकी भी कैलकुलेशन होती है, लेकिन मोटा मोटी 70 लाख के आसपास आपको अमाउंट मिला, उन्होंने काट के ही टैक्स दिया आपको। अब इसमें आपको 1 करोड़ भी दे सकते थे, वो आप वहां लेके आते, फिर अपनी लायबिलिटी कैलकुलेट करते, तब सरकार को देते। उन्होंने आपको काट के ही क्यों दिया? क्योंकि इसमें क्या होता है, एक तो कलेक्शन आसानी हो गया और प्लस आइडेंटिफिकेशन बहुत आसान हो गया। आपने केबीसी खेला, जिम्मेदारी टीडीएस काटने की सरकार ने उनको दे दिया। अगर वो नहीं काटेंगे तो फिर आगे उन पे कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, लेकिन जिम्मेदारी उन्हीं की है। आपको पकड़ना आसान था या केबीसी वाले को पकड़ना आसान था सरकार के लिए? तो केबीसी वाले को पकड़ना आसान था। इसीलिए आरसीएम का प्रोविजन ये होता है कि जिसकी आइडेंटिफिकेशन आसान हो उस पर टैक्स लगा दो, उसको कलेक्ट करने की जिम्मेदारी लगा दो। कुछ केसेस में रिसिपिएंट सरकार को टैक्स देता है, ठीक है ना? जरा ध्यान से देखिएगा अगला केस, आई होप आपको समझ में आ गया हो। यह है सर्विस सप्लाइड बाय डायरेक्ट सेलिंग एजेंट। सर्विस सप्लाइड बाय डायरेक्ट सेलिंग एजेंट अदर देन, ये बड़ा ध्यान रखने वाली बात है, अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट, पार्टनरशिप फर्म या एलएलपी फर्म, कोई भी सर्विसेज सप्लाई हो रहा है डायरेक्ट सेलिंग एजेंट के द्वारा, किसको? बैंकिंग कंपनी को या एनबीएफसी, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। कोई भी सर्विस सप्लाई हो रहा है डायरेक्ट सेलिंग एजेंट के द्वारा, किसको? बैंकिंग कंपनी को या एनबीएफसी को। अगर वो डायरेक्ट सेलिंग एजेंट अगर इंडिविजुअल है बच्चे, अगर वो इंडिविजुअल है तो आरसीएम लगेगा, यानी कि बैंकिंग कंपनी स्लैश एनबीएफसी हैज टू पे टैक्स टू द गवर्नमेंट। समझ में आया? ऑन विच सर्विस रिसीव्ड बाय डायरेक्ट सेलिंग एजेंट, ठीक है? आगे देखते हैं, अगर ये बॉडी कॉर्पोरेट हुए, अगर डायरेक्ट सेलिंग एजेंट बॉडी कॉर्पोरेट या पार्टनरशिप फर्म या एलएलपी वगैरह हुए, बच्चों यहां फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म लगता है, यानी कि बॉडी कॉर्पोरेट और पार्टनरशिप फर्म वगैरह खुद ही टैक्स सरकार को जमा करेंगे, ठीक है? आगे देखते हैं, देखिए ये बिजनेस फैसिलिटेटर होते हैं जनरली। अच्छा, बिजनेस फैसिलिटेटर होते कौन है? जैसे मैं एक एग्जांपल से बिजनेस फैसिलिटेटर को समझा देता हूं, बैंकिंग के केस में ही समझा देता हूं, पहले समझ लेते हैं। एक एजेंट होता है बिजनेस फैसिलिटेटर। बिजनेस फैसिलिटेटर एक एजेंट होता है, क्या काम करता है वो? जैसे हम कार्गो वाले शिप में जनरली ये अपॉइंट होते हैं, कार्गो वाले शिप में अपॉइंट होते हैं, इनकी जिम्मेदारी होती है कि माल को उठाना सेलर के पास से और परचेजर के पास तक पहुंचाना। समझ में आया? एक्सपोर्ट से लेके परचेजर तक माल यहां से लेके और पहुंचाने की जिम्मेदारी फ्रेट फॉरवर्डर हुआ इसका एग्जांपल। फ्रेट फॉरवर्डर, माल यहां से लेके यहां पहुंचाने की जिम्मेदारी फ्रेट फॉरवर्डर की हुई। ये कौन होते हैं? एजेंट होते हैं।
इनको बिजनेस फैसिलिटेटर कहा जाता है। तो इसी टाइप में अब गांव में भी देखते होगे आप, आधार कार्ड से पहुंच जाते हो सेंटर पे पैसा निकालने, क्या हुआ वो बैंक तो नहीं है, वो उनको बिजनेस फैसिलिटेटर कहा जाता है। कोई भी बैंक हो, गांव के सुदूर बैंक में, रूरल इलाके में आधार कार्ड लेके सेंटर पे पहुंच जाते हो, बैंक तो नहीं है वो, एसबीआई का बैंक तो है नहीं, लेकिन उस सेंटर पे आप पहुंच जाते हो, आधार कार्ड से पैसे निकाल लेते हो, क्या होता है वो बिजनेस फैसिलिटेटर। बच्चा अगर बिजनेस फैसिलिटेटर किसी को अगर बैंकिंग कंपनी वगैरह को कोई सर्विसेज दे रहा है, उस केस में आरसीएम एप्लीकेबल हो जाएगा, यानी बैंकिंग कंपनी हैज टू पे टैक्स टू द गवर्नमेंट। देखो यहां एक मैंने एग्जांपल भी बता दिया है आपको कि अगर कोई बिजनेस फैसिलिटेटर बैंकिंग कंपनी को सर्विस दे रहा है, इस पे आरसीएम लग जाएगा, यानी बैंक हैज टू पे टैक्स ऑन दैट सर्विस टू द गवर्नमेंट। अच्छा, एक और कोइंसिडेंस है, यहाँ कोई एजेंट अगर बिजनेस फैसिलिटेटर है, वो अगर कोई सर्विस अगर बिजनेस फैसिलिटेटर को दे दे, तो इस केस में बच्चे फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म लग जाता है, यानी एजेंट जो होते हैं ना बिजनेस फैसिलिटेटर को, उनको टैक्स देना पड़ता है गवर्नमेंट को अंडर फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म। समझ में आया? तो खैर ये पार्ट खत्म हो गया, ठीक है। दैट्स इट फॉर द पार्ट 3। पार्ट 4 के लिए वेट कीजिए। थैंक यू, जय हिंद।